गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा कर रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से एक एक प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगी। सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। इसी प्रकार से टाइटेनियम का हो जाएगा जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर 3d2, 4s2। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d3, 4s2। फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ऑर्गन 3d4, 4s2। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यानी कि वेनेडियम के बाद आने वाले चौथे तत्व क्रोमियम के विन्यास में क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो 3d4, 4s2 चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, 4s1 हो जाता है। और इसका कारण हम सभी जानते हैं कि यदि 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में चला जाता है तो 4s कक्षक और 3d कक्षक दोनों आधे भरे हुए हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व जो है वो अपूर्ण कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है। अब है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 25, ऑर्गन 3d5, 4s2। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6, 4s2। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका 27 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d7, 4s2। निकल 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d8, 4s2। यानी कि निकल के बाद आएगा कॉपर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना तो चाहिए था कॉपर 29 का ऑर्गन 3d9, 4s2। लेकिन सेम क्रोमियम की जैसे 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9, 4s2 के स्थान पर 3d10, 4s1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 3d9 जो है वो आधे भरे हुए कक्षक है, यानी कि अपूर्ण कक्षक है, और उसकी तुलना में 3d10 कक्षक जो है उनका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होगा। फिर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d10, 4s2। अगली जो है करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, यानी कि परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएँ। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि किसी भी परमाणु के नाभिक और संयोजकता कोश में सबसे दूरस्थ स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई या परमाणुीय त्रिज्या। तो यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एटॉमिक रेडियाई दी गई है सारणी में, और इस सारणी को देखने से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे परमाणुीय त्रिज्या में कमी आ रही है। यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक परमाणु में हम देख रहे हैं कि साइज में क्या हो रही है? कमी। लेकिन ये कमी बहुत अधिक नहीं है, बीच के तत्व तो लगभग बराबर से है और अंत में ये कमी बढ़ने लगती है। तो इसके कारण जो है वो दो है, यानी कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या का आकार जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि संयोजकता कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में आकर्षण, यानी कि
संयोजकता कोश या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने ज़्यादा नाभिक के आकर्षण बल द्वारा आकर्षित रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, वो उतने ही नाभिक की ओर खिंचते चले जाएंगे, जिससे परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। यानी कि नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल यानी कि इंटेंस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे नाभिक के और उसका आकार छोटा हो जाएगा। यानी कि नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित धनावेश यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है यानी कि बाह्यतम कोश वही है, सेम कोश में यानी कि सेम शेल में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी अर्थात धनावेश बढ़ेगा, जिससे उसका जो है आकर्षण बल संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा और ज़्यादा आकर्षण जितना होगा उतना ही नाभिक के ये संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे और परमाणु का आकार छोटा होता चला जाएगा। तो यही कारण है कि जब अपन एक पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु संख्या तो बढ़ती चली जाती है, परमाणु संख्या बढ़ती है तो धनावेश बढ़ता चला जाएगा, धनावेश बढ़ेगा यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो संयोजकता कोश पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और जिससे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो आकार छोटा हो जाएगा। अब जो है दूसरा जो है इफेक्ट जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। यानी कि बाह्यतम या संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक, इन दोनों के बीच में कितने और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन परिधि पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तो सेम चार्ज जो है उनमें रिपल्शन होगा तो वो दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो उनका आकार बढ़ जाएगा परमाणु का। ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है कि संक्रमण तत्वों में यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, नया इलेक्ट्रॉन है, वो np कक्षकों में नहीं जाता बल्कि n-1d कक्षकों में जाता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट वही होता है जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन या नया इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षकों में भरा जाएगा। अब जो है डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उनके द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से ये जो नए इलेक्ट्रॉन आए हैं 3D कक्षकों में n-1d कक्षकों में, ये नाभिक के आकर्षण बल को अपने तक ही ज़्यादातर रखते हैं, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उतना आकर्षण बल नहीं पहुंचने देते जितना कि इन n-1d इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति में नाभिक के द्वारा संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल डाला जा रहा था। अब जैसे n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो आकर्षण बल काफ़ी हद तक इन्होंने रोक लिया, यानी कि नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल डाला जा रहा था परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर या संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, वो इन n-1d इलेक्ट्रॉनों के द्वारा शील्ड कर लिया गया, रोक लिया गया या परिरक्षित कर लिया गया। तो इसी प्रभाव को हम शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और इस परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या हुआ कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल उतना नहीं पहुंचा जितना कि इनकी अनुपस्थिति में पहुंच रहा था, इसलिए वो नाभिक के पास में आए नहीं, नाभिक के पास में नहीं आए, इतने अट्रैक्ट नहीं हुए, तो पास में नहीं आए तो क्या हुआ, परमाणु का आकार बढ़ गया। यानी कि संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण ये परिरक्षण प्रभाव इतना प्रभावी नहीं होता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक के आकर्षण बढ़ता चला जाएगा और परमाणुवीय त्रिज्या में कमी आ जाती है। फिर संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि नाभिक के आकर्षण की तुलना में ये परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों तक नाभिक का आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं रह पाता है, तो क्या होता है परमाणुवीय त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है और बीच के तत्वों में ये दोनों प्रभाव जो है ये एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं और परमाणुवीय त्रिज्या लगभग स्थिर
बनी रहती है। ठीक है, अब है आयोनिक त्रिज्या क्या होती है। तो कोई भी जो आयन है उसमें नाभिक और बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन आयोनिक रेडियाई कहते हैं। अब कोई भी धात्विक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है। तो संक्रमण धातुओं में हम जानते हैं कि ज़्यादातर NS2 और कुछ में NS1 विन्यास के साथ साथ N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10 होता है। अतः अधिकांश धातुओं की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +3 +4 आदि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पाई जाती है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से धनायन बनता है तो जो है नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या तो सेम बनी रहती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम। यानी कि पर इलेक्ट्रॉन जो है अब नाभिक का जो आकर्षण बल है वो परमाणु की तुलना में ज़्यादा हो गया। इस कारण क्या होता है कि नाभिकीय आवेश के पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण धनायन का आकार जो है वो परमाणु की तुलना में कम हो जाता है। ओके, अब देखो हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से संक्रमण तत्वों में परमाणुओं में त्रिज्याओं में चेंज आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्याओं में भी वही के वही परिवर्तन है। यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनमें हम देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावी है, परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावी है और नाभिक के आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी है। तो आकार छोटा, फिर बीच में स्थिर और बाद में आकार इनका बढ़ गया। अब है आयनन विभव। अगली जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनन विभव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। तो किसी भी तत्व की जो आयनीकरण ऊर्जा है या आयनन विभव है वो ऊर्जा होती है जो किसी भी तत्व के लिए एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से या नाभिक के आकर्षण के प्रभाव से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु को अगर हम एक सिस्टम माने तो उस सिस्टम में से जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से दूरस्थ स्थिति पर स्थित है, यदि उस इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण के प्रभाव से बिल्कुल शून्य कर दिया जाए यानी कि अनंत दूरी तक ले जाया जाए तो उस ऊर्जा को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होगा उसको उस आकर्षण बल से दूर करने के लिए अनंत दूरी तक ले जाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि एक आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं वैसे वैसे तत्वों के आकार में कमी होती जा रही है। जनरली ट्रेंड देख रहे हैं कि आकार में कमी हो रही है। आकार में कमी होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी के मान ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ ध्यान में रखने की है वो क्या है कि NS कक्षकों की तुलना में हमेशा N-1 D कक्षकों की ऊर्जा का मान ज़्यादा है। आप वो प्रिंसिपल यानी कि N+L रूल से हम जानते हैं। इसलिए तो जो है NS कक्षकों की तुलना में N-1 D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, लेकिन जब आयनाइजेशन की बात आती है तो हम जानते हैं कि सबसे बाह्यतम कोश में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ढीला बंधा हुआ है नाभिक के आकर्षण बल से, उस इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी पर ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि निकलने के लिए तो NS वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और भरने में जो है वो NS वाले इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, N-1 D में बाद में भरे जाएंगे। ठीक है,
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है NS कक्षकों में निकलेंगे और उसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, वो D कक्षकों में से निकलेंगे। ठीक है, यानी कि D ब्लॉक तत्वों के आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान क्या होते हैं, सफिशिएंटली हाई होते हैं और बाएं से दाएं बढ़ने पर इनके मान बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो है परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाता है बाएं से दाएं बढ़ने के कारण जनरली। अब देखो संक्रमण तत्वों के प्रथम आयनन विभव के मान जो है वो S ब्लॉक के कैल्शियम और P ब्लॉक के गैलियम दोनों ही तत्वों से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इस कैंडियम से जिंक तक जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान क्या है, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इनके मानों में कोई विशेष डिफरेंस तो आता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन विभव के मानों में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, लेकिन साथ में भीतर के जो 3D इलेक्ट्रॉनों के द्वारा शील्डिंग इफेक्ट डाला जा रहा है, उसके कारण नाभिकीय आवेश वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है, यानी कि इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसा कि हमने पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में चर्चा की थी कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को जिस प्रकार से 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, तो दोनों ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव जो है आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ेगा, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक रेडियाई जो है उनमें रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर एटॉमिक रेडियाई का मान कम है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई का मान ज़्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा। इसी प्रकार जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक धनावेशित आयन से एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन है, इसको अनंत दूरी के तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम जो है इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसका भी स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो है पहला है क्रोमियम के सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान वैनेडियम और मैग्नीज दोनों से ज़्यादा है। और रीजन हम जानते हैं कि क्रोमियम में दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षकों से निकलेगा, क्योंकि 3D 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकाल लिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अर्धपूर्ण विन्यास को छेड़ना पड़ेगा, जो इसको रजिस्ट करेगा, यानी कि इसका विरोध करेगा। इसलिए इसके आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान क्रोमियम में ज़्यादा हो जाएंगे। एंड सेम कॉपर के सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी निकल और जिंक दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। और कारण हम जानते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन तो जो है 4s1 कक्षकों से निकलता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है 3d10 यानी कि 3D कक्षकों से निकलेगा, जो कि पूरा भरा हुआ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरे भरे हुए कक्षक है, जो काफ़ी स्थायी है। और इसको छेड़ेंगे हम तो ये है बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि क्रोमियम और कॉपर के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान ज़्यादा होते हैं। अब देखो रिएक्टिविटी, तो किसी भी धातु की जो क्रियाशीलता है यानी कि रिएक्टिविटी उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल पर निर्भर करती है। तो किसी भी धातु के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जितना कम होगा, है ना, जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा, यानी कि बाह्यतम स्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण प्रभाव से मुक्त कराने के लिए या अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अगर वो बहुत कम होगी, यानी कि वो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है। और जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और अत्यधिक रिएक्टिव होगी, यानी कि अत्यंत विद्युतधनी, प्रबल अपचायक और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगी। तो संक्रमण धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, जो कि आपके क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की भांति। ठीक है, तो इसी प्रकार इनकी क्रियाशीलता जो है इनमें बहुत अंतर है, यानी कि जो आपकी क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वो तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, लेकिन संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता उतनी नहीं है जितनी क्षार धातु और क्षारीय धातुओं की है। ठीक है, क्यों? इसका कारण क्या है कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील क्यों होती है? क्योंकि इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान
बहुत कम होते हैं। और इसका कारण हम जानते हैं कि इसमें जैसे ही क्षारीय धातुओं में NH1 और क्षारीय मृदा धातुओं में NH2 दोनों इन इलेक्ट्रॉनों के निकलते ही, यानी कि क्रमशः क्षारीय धातुओं में से तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्षारीय मृदा धातुओं में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इनके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होता है, जिससे ये आसानी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देंगे और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संक्रमण धातुओं में ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देने से इनको स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो, यानी कि संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के उच्च मान होने के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी कारण ये क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी जो है एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में कम होती है, ये उनकी तुलना में कम विद्युत धनी होती है और दुर्बल अपचायक होती है। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।